हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं आज कहानी का अगला भाग, पार्ट 23, द गर्ल इन रूम 105। चलिए सुनते हैं कहानी। अल्लाह रहम, फरजाना ने कहा और अपनी हथेलियां उठाकर मन ही मन दुआ करने लगी। 2 कप कहवा चाय के दौरान मैंने जारा की मौत से लेकर इस मामले की जांच तक की पूरी कहानी उन्हें सुना दी। बस इतना ही। हमें जारा और सिकंदर की एक तस्वीर मिली थी, इसलिए हम सिकंदर से मिले, लेकिन वह हमसे बात किए बिना ही वहां से चला गया। मैंने कहा, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन जारा के अब्बा ने उन्हें अलग कर दिया। हाँ, वो हमेशा सिकंदर की फिक्र किया करती थी। मैंने कहा, वो सौतेले भाई बहन थे, लेकिन उनमें सगों से भी ज्यादा प्यार था। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। लेकिन यही जिंदगी है, उन्होंने कहा। कभी कभी लोग खून का रिश्ता हुए बिना भी एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। अब तुम ही को देख लो, जारा और तुम अलग हो गए थे, लेकिन आज अकेले तुम ही हो जो सच जानने की कोशिश कर रहे हो। आंटी, क्या आप हमारी मदद करेंगी? मुझ जैसी बुढ़िया भला तुम लोग की क्या मदद कर सकती है? उन्होंने चाय के खाली प्याले एक ट्रे में रखे और उठ खड़ी हुई। मैं मदद करता हूँ आंटी, सौरभ ने कहा और उनके हाथ से ट्रे लेकर किचन में चला गया। आंटी, हमें सिकंदर से बात करनी होगी। माफ कीजिए, लेकिन अगर वह भागता ही रहा तो शक उसी पर किया जाएगा। किस बात का शक? जारा को मारने का। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उन्होंने कहा। मैं उनकी ओर देखता रहा। मैं तो समझी थी तुम जारा को अच्छी तरह जानते थे। सिकंदर कभी भी अपनी जारा आपा को चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वह शक के दायरे में है, मैंने कहा। हो ही नहीं सकता, फरजाना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यह उस पर मुझे मारने का इल्जाम लगाने की तरह होगा, अपनी सगी माँ को। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो उसे हमसे बात करनी चाहिए थी। वो बात करने से भाग क्यों गया? वो डर गया होगा। आखिरकार वो बच्चा ही तो है, फरजाना ने कहा। उनकी आंखें भर आईं। सौरभ किचन से लौट आया था और उसने मेरी तरफ देखा। वो नहीं डरा, उल्टे उसने हमें डरा दिया। उसके पास गन थी, वो बच्चा नहीं है, मैंने कहा। फरजाना उठी और कमरे की छोटी सी खिड़की तक चली गई। वे बाहर मौजूद अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को ताकती रहीं, फिर खुद को संभाल कर बोली, वो बच्चों जैसा ही है। 5वीं क्लास के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था। उसका दिमाग उसका दिमाग कमजोर है। हाँ, सभी उसको मूर्ख बोलते थे। उसका कद जरूर बड़ा हो गया, लेकिन दिमाग से वो बच्चा ही बना रहा। मैंने सिर हिला दिया। वो खिड़की से बाहर झांकते हुए ही बोलती रही। और फिर जारा के अब्बा ने हमें छोड़ दिया। उन्हें वो जैनब अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में मिल गई। उसने हम सबको बर्बाद कर दिया। सिकंदर ने अपने अब्बा और जारा आपा को खो दिया। उसे गहरा झटका लगा। उसने तो 2 बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। अल्लाह ने उसकी हिफाजत की, शुक्र है। वो हम आकर हमारे सामने बैठ गई। मैं माफी चाहता हूँ आंटी, मैंने कहा। मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या गुजरी होगी, लेकिन आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। सिकंदर को हमसे बात करने को राजी कीजिए, जैसे कि वो मेरी बात सुनता है। वो उन नालायक दहशतगर्दों के साथ घूमता रहता है। मैंने कितनी बार उससे कहा कि एक ढंग की नौकरी कर ले, और कुछ नहीं तो एक दुकान ही खोल ले, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं। दहशतगर्द? वही कट्टर मुल्ले किस्म के लोग जो आजादी की बात करते हैं। हाँ, हम सभी को हिंदुस्तान से नफरत है, लेकिन हम तो बंदूकें नहीं लहराते फिरते। कभी कभी जो आपका मुकद्दर हो उसको कबूल करना पड़ता है। मुकद्दर? आंटी, इंडिया आपका मुल्क है, लेकिन हमारा सूबा तो कश्मीर ही है। हमारी पहचान, हमारा सब कुछ।
आंटी, अगर हर स्टेट ऐसे ही सोचने लगे तो क्या होगा? सौरभ ने कहा। कश्मीर की बात अलग है, फरजाना ने कहा। हम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कोई भी हल नहीं करना चाहता। हमारे नाम पर केवल सियासत की जाती है। मैंने खुद को याद दिलाया कि मुझको कश्मीर की राजनीति वाले पचड़े में नहीं पड़ना है, जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और जिसको समझना मेरे बस की बात नहीं। आंटी, अभी सिकंदर कहाँ पर है? मैंने कहा। वो यहाँ 10 दिन पहले था, फिर वो अपने उन तहरीक वाले नलायकों के साथ पहलगाम चला गया। वहीं से उसने मुझे कल फोन लगाया था। क्या आप हमें उसका नंबर देंगी? हमारे पास जो नंबर है वो लग नहीं रहा, मैंने कहा। वो नंबर बदलता रहता है। खैर, मेरे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है। ये देखो मेरा फोन। मुझे पिछला कॉल उसी ने लगाया था। उन्होंने अपने बुर्के की पॉकेट से फोन निकाला। मुझे नहीं मालूम था कि बुर्के में पॉकेट भी होती है। मैंने सिकंदर का नंबर डायल किया। सलाम अम्मी जान, सिकंदर ने फोन उठाते ही कहा। हाय सिकंदर, मैं केशव बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। सिकंदर, मुझे तुमसे बात करनी है। हरामी, अब तूने अम्मी का फोन कैसे हासिल कर लिया? फरजाना आंटी अभी मेरे साथ ही हैं। खुदा कसम, अगर अम्मी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान का खात्मा कर दूंगा। हमने अभी 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 साथ बैठकर कहवा पिया है और तुम्हें सलाम कहना चाहती हैं। मैंने फरजाना को फोन दे दिया। जी वो बेटे, फरजाना ने कहा। मैंने फोन उनके हाथ से ले लिया। देखो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा। मुझे तुझे उसी दिन मार देना चाहिए था, उसने कहा और उसके बाद 1 दर्जन गालियां बक दी। मैं अपार्टमेंट के बाहर गया और सीढ़ियों पर जाकर उससे बात करने लगा। देखो, हम यहाँ इतनी दूर केवल तुमसे बात करने के लिए आए हैं। क्यों? मेरे पास तुम्हारी एक तस्वीर है जिसमें ज़ारा है और तुम्हारे हाथ में मशीन गन है। साथ ही मुझको दूसरी चीजें भी ज़ारा की सेफ से मिली हैं। क्या मैं दिल्ली में बैठे अपने दोस्तों को बोल दूं कि वो तमाम चीजें पुलिस के हवाले कर दें? क्या चीजें? उसने कहा। अब उसकी आवाज सामान्य लग रही थी। उसमें इतने सबूत हैं कि वो तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डालने के लिए काफी हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हमसे आकर मिलो और ये गाली वाली बकना बंद कर दो। नहीं तो आज रात नेशनल न्यूज पर तुम्हारा नाम एक टेररिस्ट और अपनी बहन के हत्यारे के रूप में चल रहा होगा। वो चुप रहा। सिकंदर, मैंने कहा। पहलगाम आ जाओ, उसने कुछ देर बाद कहा। 3 गर्मा गर्म कहवा, सौरभ ने वेटर से कहा। यह कश्मीरी ड्रिंक है जिसमें हरी चाय को केसर, दालचीनी और इलायची के साथ उबाला जाता है। यह ड्रिंक सौरभ का नया शौक बन चुकी थी। वो एक दिन में कम से कम 6 कप कहवा पीने लगा था और वो उसे एकदम कश्मीरियों के स्टाइल में पीता था, गर्मा गर्म शहद और मेवों के साथ। ओके, बहुत शहद हो गया गोलू, मैंने कहा। सौरभ ने अपने कहवा में 1/4 जार भरकर शहद उड़ेल दिया। वैसे हनी हमारे लिए अच्छा होता है, सही कहा ना? सौरभ ने वेटर के जाने के बाद कहा। ओके गोलू, ये हमारे लिए अच्छी होने वाली चीजें एक सीमा तक ही अच्छी होती हैं, बहुत कम मात्रा में। जैसे कि प्यार, सौरभ ने कहा। मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाह रहा था और इसलिए चुप हो गया। उसने अपने कहवा का एक घूंट लिया और विषय बदल दिया। यहाँ पर श्रीनगर से ज्यादा ठंड है, सौरभ ने कहा। श्रीनगर से पहलगाम तक की 90 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा हमें 3 घंटे लग गए। हम पहलगाम के मुख्य बाजार के दाना पानी रेस्टोरेंट में गए। मैं सिकंदर से किसी सार्वजनिक जगह पर ही मिलना चाहता था जहां पर आर्मी और पुलिस के बहुत सारे लोग हों। मैं सड़क पर ही कम से कम 1 दर्जन यूनिफॉर्मधारी जवानों को देख सकता था। इतने सारे जवान सिकंदर को फिर से गन निकालकर दिखाने का स्टंट करने से रोकने के लिए काफी थे। जो भी कहना है जल्दी कहो,
मैंने अपने भाई लोगों को नहीं बताया है कि मैं यहाँ आया हूँ, सिकंदर ने कहा। भाई? मैंने कहा। मेरे लोग, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। तुम आपा के बारे में क्या जानना चाहते हो? मैंने उसे जारा की सेब से मिली चीजों की तस्वीरें दिखाई। बताओ कि ये सब क्या है, मैंने कहा। तुमने जारा के साथ तस्वीर कहाँ खिंचवाई थी? जारा के पास पाकिस्तानी करेंसी और सिम कार्ड क्यों थे? वो तस्वीर हमने दिल्ली के एक होटल में खिंचवाई थी। वो बड़ी मनहूस जगह थी। मनहूस क्यों? वो अलग बात है। जारा के पास ये पाकिस्तानी चीजें कैसे आईं? सिकंदर ने एक गहरी सांस ली। आपा पाकिस्तान गई थी किसी बुक फेयर के लिए। कराची लिटरेचर फेस्टिवल, मैंने कहा। हाँ, उसी के लिए उन्हें पाकिस्तान करेंसी और सिम कार्ड की जरूरत थी। इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि, सौरभ ने कहा, उसके पास कोकीन का एक बड़ा बैच था और एक बुलेट भी थी। मुझे इस बारे में नहीं मालूम। मैं सौरभ की तरफ मुड़ा और कहा, तुम्हें नहीं लगता ये भाईजान हमसे कुछ छुपा रहे हैं? यकीनन ये हमसे कुछ छुपा रहा है, सौरभ ने कहा। मैंने आपा को नहीं मारा, ठीक है? सिकंदर ने इतनी जोर से मेज पर मुक्का मारते हुए कहा कि कहवा के खाली कप नाच उठे। ऐसी हरकतें करने से तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाओगे, मैंने कहा, और ना ही हमें बंदूक दिखाकर डराने से। अगर हमें कुछ भी हुआ तो दिल्ली में मौजूद मेरे दोस्त से तमाम सबूत पुलिस को सौंप देंगे, सौरभ ने कहा। ये कहानी हमने खुद को सुरक्षित रखने के लिए गढ़ ली थी। तुम आज फिर कोई हथियार लेकर आए हो, मैंने कहा। सिकंदर उठ गया और अपने हाथ उठा दिए। चाहो तो देख लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेन मार्केट में आर्मी लोगों की जांच करती है, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं। तो अब बैठ जाओ और हमें बताओ कि जारा के सेफ में यह सब क्यों था। सिकंदर ने दाएं बाएं देखा। हमारे सबसे करीब वाला कस्टमर भी कम से कम 2 टेबल छोड़कर बैठा था। उसने जल्दी से कहा, हाँ, मैंने गलत बातें की हैं, लेकिन मैंने जारा आपा को कभी चोट नहीं पहुंचाई। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो समझ लो कि तुम्हारे राज हमारे पास सहेजे हुए हैं। मैं हाशिम अब्दुल्ला के लिए काम करता हूँ। मुझे यकीन है तुम इस नाम को जानते होगे। सिकंदर ने कुछ इस अंदाज में कहा जैसे उसने किसी बिल गेट्स या मुकेश अंबानी का नाम ले लिया हो। मैं नहीं जानता ये कौन है। वो तहरीके जिहाद के मुखिया हैं। उन्होंने मुझे जिंदगी जीने की एक वजह दी है। उन्होंने मुझे सिखाया कि शिद्दत के साथ जीना क्या होता है। हाशिम भाई मेरे लिए सब कुछ है। मैं उससे कहना चाहता था कि निर्दोष लोगों को मारना या अपने मुल्क से नफरत करना जिंदा रहने की कोई बहुत अच्छी वजह तो नहीं कही जा सकती, लेकिन मुझे अपनी कसम याद आई कि मुझे पॉलिटिक्स पर बात नहीं करनी है, इसलिए मैं चुप रहा। हाशिम भाई आजाद कश्मीर में रहते हैं, सिकंदर ने कहा। तुम्हारा मतलब है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, सौरभ ने कहा। हाँ, इंडियन प्रोपेगेंडा तो यही कहता है, जबकि हकीकत यह है कि अभी हम जहां रह रहे हैं वो इंडिया के कब्जे वाला कश्मीर है। नो पॉलिटिक्स, मैंने एक बार फिर खुद को याद दिलाया। रहने दो, मैंने कहा, और अपनी कहानी सुनाना जारी रखो। मैंने तहरीक में एक जूनियर सिपाही के रूप में काम करना शुरू किया था। हाशिम भाई ने मुझे कुछ बड़ा काम करने का मौका दिया, लेकिन तभी मुझसे एक भूल हो गई। कैसी भूल? सौरभ ने कहा। मैंने जारा आपा को धोखा दिया। साफ साफ बताओ, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि सिकंदर सचमुच में ही कम दिमाग वाला है या वो केवल ऐसा दिखावा करता है। हाशिम भाई ने कहा कि वो कराची में ऐसे लोगों को जानते हैं जो लिटरेचर फेस्टिवल करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि वो इंडिया से कुछ लोगों को बुलाना चाहते हैं, खास तौर पर ब्राइट स्टूडेंट्स को। मैं तो वहां जा नहीं पाया। हाशिम भाई का कहना था कि मेरे पासपोर्ट पर पाकिस्तानी सील ठप्पे जितने कम लगे हो उतना ही अच्छा होगा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मेरी नजर में कोई है, और तुमने जारा का नाम बता दिया। हाँ, जारा आपा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे इंडिया में बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाती रहती थी। मैंने उनसे पूछा,
ऑर्गेनाइजर लोग उनकी फ्लाइट और स्टे का पैसा चुकाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सभी ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कर रहे थे। आपा फौरन इसके लिए राजी हो गई और इसलिए वो पाकिस्तान गई थी। हाँ, कराची में हाशिम भाई उनसे मिले, उन्होंने मुझे कुछ तोहफे भेजे और फिर उन्होंने ज़ारा आपा को एक छोटी सी अटैची में कपड़े और खाने पीने की चीजें दी। और सौरभ ने सिकंदर के एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हुए कहा, एयरपोर्ट पर आपा को छोड़ने गई कार में उन लोगों ने अटैची बदल दी और कपड़ों के नीचे 8 किलो कोकीन छुपा दी। 8 किलो कोकीन, ये तो बहुत ज्यादा है, सौरभ ने सीटी बजाते हुए कहा। कम से कम 5 करोड़ रुपए कीमत की। तहरीक ऐसे ही अपने लिए पैसे का इंतजाम करता है। यह मेरा तहरीक के लिए पहला बड़ा काम था। मैंने गहरी सांस ली। तो इस दुनिया में चंदन क्लासेस से भी बदतर जगह थी, जहां अपनी संस्था को चलाने के लिए ड्रग्स के पैसों की जरूरत होती है। तो ड्रग्स की तस्करी करवाने के लिए तुमने अपनी खुद की बहन को इस्तेमाल किया। उस वक्त मुझको मालूम नहीं था कि यह काम गलत है, और हाशिम भाई ने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से प्लान किया था। कस्टम्स पर किसी ने आपा पर शक नहीं किया और वो सारा सामान लेकर घर चली गई। और अगर कस्टम ने ज़ारा को रोककर उसके सामान की जांच कर ली होती तो अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताती। तुम्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता या नहीं। हाशिम भाई ने मुझसे कहा कि बुक्स फेस्टिवल से लौट रही आईआईटी की किसी लड़की पर कोई शक नहीं करता। तुम होश में तो थे? क्या होता अगर ज़ारा को पकड़ लिया जाता? मैंने ऊंची आवाज में कहा। सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने गुस्से को दबाने के लिए गहरी सांसें ली और खुद को किसी तरह से इस बेवकूफ इंसान को तमाचा जड़ने से रोका। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? सौरभ ने कहा। मैं आपा से बैग लेने गया, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो उसको खोलकर देख चुकी थी। ज़ारा को ड्रग्स के बारे में पता लग गया था? मैंने कहा। हाँ, उन्होंने इसके लिए मुझे बहुत डांटा, तमाचा भी मारा। तब मुझे उनको बताना पड़ा कि मैं किन के लिए काम करता हूँ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि हाशिम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तब ज़ारा ने क्या कहा? उन्होंने मेरी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इन लोगों से अपने सभी ताल्लुक खत्म करने होंगे। वो यह भी चाहती थी कि मैं यह बैग लेकर सीधे पुलिस के पास चला जाऊं। तो तुम गए? नहीं, मैं हाशिम भाई के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता था, और ज़ारा को इससे कोई ऐतराज नहीं था। ऐतराज था, लेकिन मैंने उनसे झूठ कहा। मैंने कहा मुझे ये बैग अपनी जगह तक पहुंचाने दीजिए ताकि वो मेरा पीछा छोड़ दें। उसके बाद मैं खुद ही वो ग्रुप छोड़ दूंगा। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं इतने बड़े काम के लिए इस ग्रुप से जुड़ा था, उसे कैसे छोड़ सकता था? उसने कहा। न जाने उसका बड़े काम से क्या मतलब था। तो तुमको लगता है कि ड्रग्स बेचने वालों के साथ काम करना सही है? हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था। हम बहुत ताकतवर हुकूमतों से लड़ाई कर रहे थे। कभी कभी कोई अच्छा काम करने के लिए छोटे मोटे बुरे काम भी करने पड़ते हैं। ये सारी बातें तुमको हाशिम ने सिखाई? हाँ, उस समय तक मुझे अंदाजा नहीं था कि ज़ारा आपा ने एक पैकेट अपने पास रख लिया है। बहरहाल, अब मैं तहरीक के लिए ड्रग्स बेचने का काम नहीं करता। अभी मैं नए लोगों की भर्ती के काम में लगा हूँ। जैसे ही मैंने भर्ती शब्द सुना, मेरे अंदर की तुरंत प्रतिक्रिया यही थी कि अगर वो लोग नौकरी दे रहे हैं तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ? फिर मैं खुद को इस बात के लिए कोसने लगा। ज़ारा की मौत से पहले तुम उसके संपर्क में थे? ज्यादा नहीं, बस कभी कभार बातें होती थी। उन्होंने मुझसे सारी बकवास भूलकर नौकरी की तलाश करने को कहा। दरअसल उन्होंने तो एक बार मुझे आपकी मिसाल भी दी थी। मेरी मिसाल? उन्होंने कहा था, देखो देखो सिकंदर, केशव के मामले में मैंने अपने दिल की आवाज सुनी थी, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि केवल प्रैक्टिकल लाइफ ही मायने रखती है।
मैं केशव के साथ कहीं नहीं जा पा रही थी। आखिरकार मुझे रघु के रूप में एक प्रैक्टिकल फैसला लेना पड़ा। प्रैक्टिकल? मैं भी इस बात को ठीक से समझ नहीं पाया था। उन्होंने कहा कि अब वे रघु से बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे चुनने का फैसला प्रैक्टिकल वजहों से लिया गया था, क्योंकि उसकी फैमिली को जारा से कोई दिक्कत नहीं थी। जारा ने तुमसे ऐसा क्यों कहा? मुझे ये समझाने के लिए कि कभी कभी दिल के सुनने से हम गलती कर बैठते हैं। तहरीक से मेरा दिल जुड़ा था, जबकि वो चाहती थी कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकल फैसला लूं और कोई नौकरी कर लूं। ओह, मैंने कहा, तो मैं जारा की एक गलती था जो उसने अपने दिल की आवाज सुनकर की थी। फिर भी मुझे सुनकर खुशी ही हुई कि मैं जारा के दिल की पसंद था, प्रैक्टिकल पसंद नहीं। ठीक है, सौरभ ने कहा, तुम हमें और कोई काम की बात बताना चाहोगे? इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने यह सब भी आज तक किसी को नहीं बताया था। अब मैं जा सकता हूँ? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। सिकंदर उठ खड़ा हुआ। सॉरी, एक और सवाल, सौरभ ने कहा। क्या? जारा के साथ सेल्फी वो कब ली गई थी? जारा आपा दिल्ली में मुझसे मिलने आई थी। उस तस्वीर में तुम्हारे हाथ में मशीन गन क्यों थी? नई भर्तियों को हम सिखाते हैं कि गन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। बैठ जाओ सिकंदर, मैंने कहा। क्यों? तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? क्या हुआ? तुमने कहा कि तुमने जारा को बताया कि तुमने तहरीक छोड़ दिया है। हाँ। तो फिर जब वो तुमसे दिल्ली मिलने आती है तो तुम्हारे हाथ में मशीन गन होने के बावजूद तुम्हारे साथ मुस्कुराते हुए फोटो क्यों खिंचवाती है? अब मुझे चलना चाहिए। तुमने ये भी कहा था कि ये एक मनहूस जगह है, क्यों? सौरभ ने कहा। सिकंदर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मेरा सिर जोरों से दर्द करने लगा है। लेकिन हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है और मेरा मानना है कि तुम पुलिस के बजाय हम लोगों से बात करना ज्यादा पसंद करोगे। अभी मुझे आराम की जरूरत है। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? कब? कल? उसने हामी भर दी। ठीक है, कल मुझे फोन लगा लेना, सिकंदर ने कहा और बाहर चला गया। हमें अपने साथ और गर्म कपड़े लेकर आने थे, सौरभ ने कहा। वो अपने हाथों को आपस में रगड़ रहा था। पहलगाम का हेवन होटल, जहां पर हम रुके थे, ने अपने लॉन्स में कैंप फायर का बंदोबस्त कर रखा था। हम दोनों डिनर के बाद वहीं बैठे थे। सिकंदर के साथ कुछ गड़बड़ है, मैंने कहा। रिलैक्स, कुछ समय इंतजार करो, वो हमारे सामने खुल जाएगा, सौरभ ने कहा। मुझे लगता है कि वो खुद को जितना बेवकूफ दिखाने की कोशिश करता है उतना है नहीं। शायद वो नर्वस है। बकवास। मेरे ख्याल से अब सच का सामना करने का समय आ गया है। क्या सच? यही कि वो ऊपर से चाहे जितनी जज्बाती बातें बोल ले, लेकिन वो इतना मासूम है नहीं। इनफैक्ट इस मामले में अब सबसे ज्यादा शक उसी पर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा। पहले सिकंदर टेररिस्ट बन गया, फिर जारा को इसका पता चल गया। उसने इसे कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार जारा के सब्र का बांध टूट गया और उसने पुलिस के पास जाने का फैसला लिया। और इससे पहले ही सिकंदर आया और उसे मार दिया। हाँ, हो सकता है इसीलिए उसने अपने रूम की खिड़की भी खोल दी होगी, क्योंकि आखिरकार वो उसका सौतेला भाई था। एग्जैक्टली। लेकिन उस तस्वीर के बारे में क्या? उसमें जारा क्यों मुस्कुरा रही है? शायद वो दबाव में होगी, या शायद वह पुलिस के लिए सबूत इकट्ठा कर रही होगी। तो क्या इसीलिए उसने कोकीन की पुड़िया और बुलेट अपने पास रख ली थी? एकदम सही। वो सबूत जुटा रही थी। वो पुलिस के पास जाना चाहती थी और सिकंदर को इसका पता लग गया था। लेकिन वो तो अपनी आपा से प्यार करता था। अगर हाशिम भाई ने बोल दिया कि एक बड़े काम के लिए बहन को मारना जरूरी है, तो तुम्हें क्या लगता है तब सिकंदर क्या करेगा? सौरभ ने दोबारा बोलने से पहले अपना गाल खुजाया। तब तो वो उसको मारने से नहीं हिचकेगा,
हम एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते रहे, फिर हमने हाई फाई किया। हमारी थ्योरी एकदम सटीक लग रही थी। हम इस मामले की तह तक पहुंच गए हैं। इंस्पेक्टर राणा को फोन लगाओ, हमें उनकी मदद की जरूरत होगी, मैंने कहा। हाँ, आखिरकार मैंने कातिल का पता लगा लिया था। कैंप फायर की आग मेरे चेहरे को ही नहीं, मेरे वजूद को भी चमका रही थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आगे के सभी पार्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।